अब हम संधि की परिभाषा देखते हैं। संधि कहते किसे हैं? संधि का अर्थ है मेल या जोड़, अर्थात दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्ण कौन से हुए? हमारे पास दो शब्द हैं। दोनों शब्दों में जो पहले वाला शब्द है उसका अंतिम वर्ण और जो दूसरे वाला शब्द है उसका प्रथम वर्ण जब जुड़ते हैं तब विकार उत्पन्न होता है, और एक संपूर्ण शब्द जब परिवर्तित होता है तो उसमें परिवर्तन आता है। यानी कि दो शब्दों को जोड़ने के बाद जब हमारे समक्ष एक शब्द आता है उसमें जो परिवर्तन होता है उसे ही संधि कहते हैं। तो इसकी परिभाषा अगर परीक्षा में लिखने के संदर्भ में आए तो परिभाषा क्या लिखेंगे आप? दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण देखिए, जैसे भोजन जमा में आलय, तो इन शब्दों को मिलाया तो क्या बना? भोजनालय। दूसरा शब्द है जगत जमा में नाथ, क्या बना? जगन्नाथ। एक और उदाहरण है नी जमा में धन, निर्धन। आगे हम नियमों के आधार पर देखेंगे कि ये जो परिवर्तन हुआ कैसे हुआ। ये सिर्फ आपको एक उदाहरण दिए हैं कि संधि होती क्या है। पीछे हमने संधि की परिभाषा देखी। अब हम जानते हैं कि संधि विच्छेद क्या होता है। संधि का अर्थ तो होता है मेल या जोड़, लेकिन विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। संधि के नियमों द्वारा वर्णों को फिर उनकी पहली अवस्था में ले आने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे हमारे सामने एक शब्द है भानुदय, अब हम इसको अलग अलग करेंगे। जैसे भानु जमा में उदय, तो हमने ये जो किया ना भानु जमा में उदय, ये हुआ हमारा संधि विच्छेद। और हमारे समक्ष यदि मान लीजिए कि कोई शब्द दिया जाए, जैसे गण जमा में ईश दिया जाए और उसको हम बनाते हैं गणेश, तो होता है वो संधि। लेकिन यहाँ पर गणेश शब्द दिया है और हमें उसे पहले वाली अवस्था में लाना है। उन वर्णों को संधि के नियमों द्वारा उन वर्णों को पहली अवस्था में लेकर आएंगे, जैसे गण जमा में ईश, तो ये हुआ संधि विच्छेद। तो समझ आया ना कि संधि किसे कहते हैं? संधि का अर्थ होता है मेल करना और विच्छेद का अर्थ होता है शब्दों को अलग अलग करना। अब यहाँ पर देखिए दो एक जैसे शब्द हमारे सामने आते हैं, संधि और संयोग। उनमें अंतर क्या है? संधि और संयोग दोनों स्थितियों में स्वर और व्यंजन में मेल होता है। अब विचारणीय बिंदु यह है कि संयोग में अक्षर केवल मिल जाते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन संधि में नियम के अनुसार परिवर्तन किया जाता है। यहाँ पर उदाहरण देखिए, जैसे पशु जमा में ता, क्या बना? पशुता। हमने ये दो शब्द थे और उन दोनों शब्दों को का मिलान करके हमने एक नया शब्द बना दिया है पशुता। जैसे पीला जमा में पन, पीलापन। कहीं भी किसी भी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो हमने जब दो शब्दों को जोड़ा तो वो हुआ संयोग। अब देखिए संधि में क्या हुआ, जैसे राम जमा में अवतार, क्या बन गया? रामावतार। वो नियमों को ध्यान में रखते हुए संधि में परिवर्तन हुआ है। जैसे सूर्य जमा में उदय, सूर्योदय। तो अगर इस प्रकार से जब परिवर्तन होता है तो उसे संधि कहते हैं। और दो शब्द अगर आपस में जोड़ दिए जाएं बिना किसी परिवर्तन के तो वो हुआ संयोग, अर्थात शब्दों को जोड़ना। संधि के कुल 3 भेद हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 विसर्ग संधि। जब स्वर का स्वर से मेल हो, स्वर वर्ण दोनों तरफ हो, अर्थात शब्द के अंत में और दूसरे शब्द के प्रारंभ में दोनों तरफ स्वर हो तो स्वर संधि। व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल हो तो व्यंजन संधि, और विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल हो तो विसर्ग संधि कहलाता है। अब हम जानेंगे कि स्वर संधि किसे कहते हैं। पहले परिभाषा सुनिए ध्यान से। दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार अथवा परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। अर्थात दो शब्द हैं हमारे पास, संधि विच्छेद के समय दोनों शब्दों के प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण भी स्वर हो और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर हो, दोनों तरफ स्वर हो तो वो स्वर संधि कहलाता है। इसके उदाहरण देखिए, जैसे विद्या जमा में आलय, विद्यालय। रमा जमा में ईश, रमेश। एक जमा में एक, एक। अति जमा में अंत, शब्द बना अत्यंत। और पो जमा में अन,
इसका शब्द बना पवन। तो हमने यहाँ पर देखा कि दोनों शब्दों में जैसे प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण भी स्वर है और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण स्वर है। हमने संधि के भेद जाने, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से स्वर संधि के ही भेद हैं, बाकी व्यंजन और विसर्ग संधि में नियम निर्धारित किए गए हैं। तो स्वर संधि के भेद जानते हैं हम। स्वर संधि में पहला भेद है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। यहाँ पर आप देखिए कि स्वरों को लिखने का एक क्रम, निश्चित क्रम में स्वर लिखे गए हैं कि जिस पंक्ति में जिन स्वरों को निर्धारित किया गया आप उसे ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि ये हमने एक चार्ट बनाया है और इसी के आधार पर हमें स्वरों के भेद याद करने में आसानी होगी। आगे मैं आपको नियम बताती जाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। अभी आप ये ध्यान रखिए कि जिस प्रकार से मैंने चार्ट बनाया है, जिस क्रम में जिन वर्णों को रखा है, आप उसे ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर संधि का पहला भेद है दीर्घ संधि। उसके बारे में समझेंगे हम, उसके नियम जानेंगे। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं दीर्घ संधि की। जब ह्रस्व या दीर्घ अ, ई और उ के बाद समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर आ जाए तो दोनों के स्थान पर दीर्घ स्वर, इन्हीं का ही दीर्घ स्वर आ, ई और उ होता है। नीचे देखिए आप, अ और अ मिलेगा तो आ हुआ, अर्थात हमने बोला था ना कि ह्रस्व या दीर्घ कोई भी आ जाए और उसके समान ह्रस्व या दीर्घ आ जाए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ हुआ, यानी कि अ और अ ह्रस्व स्वर है तो दोनों को मिलाकर दीर्घ स्वर हो गया आ। इसी प्रकार से यदि दीर्घ के बाद दीर्घ आ जाए तो भी दीर्घ स्वर आएगा। यदि एक ह्रस्व स्वर हो दूसरा दीर्घ स्वर हो तो भी दीर्घ स्वर आएगा, और यदि पहले दीर्घ स्वर आ जाए और बाद में ह्रस्व स्वर हो तो भी दीर्घ स्वर ही आएगा। तो हमने ये देखा कि ह्रस्व या दीर्घ कौन कौन से, अ, ई, उ, इनमें से ह्रस्व हो या दीर्घ स्वर हो तो दोनों के स्थान पर, मतलब दोनों स्वरों को हटाकर उसके स्थान पर हम दीर्घ आ, ई और उ रखेंगे। एक उदाहरण देखिए नीचे, जैसे रामानुज है, उसका संधि विच्छेद करते हैं हम, क्या हुआ, राम जमा में अनुज, ये हो गया इसका संधि विच्छेद। अब ये हम नियम देखते हैं कि ये कौन सा ह्रस्व स्वर कौन सा दीर्घ स्वर दोनों मिलकर किस प्रकार से परिवर्तित हो रहे हैं। जैसे राम में से हमने स्वर अलग किया, अ अलग हो गया, और इधर से दूसरे वाले शब्द के प्रथम वर्ण जो प्रथम स्वर है उसे भी अलग करते हैं हम। तो यहाँ पर दोनों ह्रस्व स्वर मिलकर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो गया आ, और बाद में हम म के साथ आ की मात्रा लगाएंगे तो वो परिवर्तित हो जाएगा रामानुज में। इसी प्रकार ई का उदाहरण देखते हैं हम, जैसे मुनि जमा में इंद्र, ई का उदाहरण है मुनि जमा में इंद्र बन गया मुनिंद्र। यहाँ पर देखिए मुनि में भी है क्या है, ह्रस्व स्वर है, और इंद्र में क्या है, वो भी ह्रस्व स्वर है, लेकिन दोनों मिलकर क्या बन गए, दीर्घ स्वर। जैसे नय में दीर्घ स्वर की मात्रा आ गई है। तो यहाँ पर देखिए जब हम नय में से ई स्वर हमने अलग किया और इधर से दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण जो इंद्र है उसमें से ई स्वर अलग करते हैं तो दोनों ह्रस्व स्वर मिलकर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। एक और उदाहरण, ऊ का उदाहरण हम देखते हैं। ऊ में कैसे परिवर्तित हुआ, जैसे गुरु जमा में उपदेश, क्या बन गया, गुरु उपदेश। गुरु में क्या है, ह्रस्व स्वर है, और इधर दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण भी ह्रस्व ऊ है, दोनों ह्रस्व स्वर मिलकर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो रही हैं। तो यहाँ पर हमने तो उदाहरण लिए दोनों ह्रस्व स्वर को दीर्घ स्वर में परिवर्तित करने का, लेकिन आप आगे देखेंगे कि आगे हमने बहुत सारे उदाहरण लिए हैं जिसमें सभी प्रकार की मात्राओं को शामिल किया गया है। अब दीर्घ संधि के अन्य उदाहरणों पर नज़र डालते हैं ताकि ये हमें अच्छे से समझ में आ जाए। प्रत्येक शब्द को आप ध्यानपूर्वक देखिए, उसके वर्णों को ध्यानपूर्वक देखिए,
उसके वर्णों को ध्यानपूर्वक देखिए और उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, जब संधि विच्छेद संधि में परिवर्तित हो रहे हैं तो उस शब्द को ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे राम जमा में अवतार, क्या बना? रामावतार, दीर्घ स्वर हो गया इसमें। स्व जमा में अर्थ, स्वार्थ हो गया। यहाँ पर दोनों तरफ ह्रस्व स्वर है, दोनों मिलकर दीर्घ स्वर में परिवर्तित हुए। आगे है विद्या जमा में आलय, क्या बन गया? विद्यालय। महा जमा में आत्मा, महात्मा। सत्य जमा में आग्रह, सत्याग्रह। इसमें देखिए सत्य में क्या है? अ स्वर है और आग्रह में आ गया, तो अ और आ मिलकर दोनों दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो रहे हैं आ में। शुभ जमा में आरंभ, शुभारंभ। सेवा जमा में अर्थ, सेवार्थ। रेखा जमा में अंकित, रेखांकित। तो यहाँ पर इन उदाहरणों के माध्यम से हमने देखा कि हमने मुख्य रूप से 3 लिए। कौन कौन से? अ, ई और ऊ लिया। तो यहाँ पर 3 है। यदि ये समान स्वर दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर से मिलते हैं तो उत्तर हमेशा हमारा दीर्घ स्वर में ही आता है। हमने 3 ही वर्ण लिए हैं, अ, ई और ऊ हमारा उत्तर आता है। अब संधि का दूसरा भेद करते हैं हम, गुण संधि। गुण संधि में 3 मुख्य रूप से नियम है। क्या है? नियम नंबर 1 है कि यदि अ और आ के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाता है। जैसे एक उदाहरण हमने देखा, स्व जमा में इच्छा, क्या हुआ? स्वेच्छा। तो इसका हम अगर अलग अलग इसको अलग अलग वर्णों में बांट कर देखते हैं तो क्या होगा? हमने व से अ स्वर अलग कर लिया, इधर इच्छा में से हमने ई वर्ण को हटा दिया है। अब देखिए अ और ई मिलके क्या है? नियम नंबर 1 क्या कहता है? अ और ई मिलकर ए हो जाते हैं। और यहाँ पर नीचे देखिए, यदि हम व में एक ही मात्रा लगाते हैं तो वे हो गया। अब इसको पूरे शब्द को हम देखेंगे तो स्वेच्छा, स्व जमा में इच्छा बन जाएगा स्वेच्छा। एक और उदाहरण देखिए समझने के लिए। एक और अगला उदाहरण है महा जमा में ईश, क्या बना? महेश। अब ये महेश कैसे बना? अब देखिए पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ। हमने है में से स्वर में से ह व्यंजन में से हमने स्वर को अलग कर दिया, आ हो गया। इधर से दूसरे वाले शब्द में से हम पहले वाला वर्ण अलग कर देते हैं तो क्या हो गए? आ और ई। हमारा नियम क्या कहता है कि यदि अ या आ के बाद ई या ई आ जाए तो दोनों को हटाकर हम ए लिख देंगे। तो हमने दोनों अ और ई को हटाकर ए लिख दिया। अब हम है में ए की मात्रा लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? हे। तो पूरा शब्द हुआ महेश। तो इस संधि विच्छेद को हम संधि के रूप में करते हैं, महा जमा में ईश, क्या बना? महेश। अब गुण संधि का नियम नंबर 2 देखते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है? यदि अ और आ के बाद उ और ऊ आ जाए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। अब यहाँ पर आप चित्र में देखिए, यदि हम अ स्वर को ऊ स्वर से मिलाते हैं तो ओ हो जाएगा। यदि आ स्वर को ऊ स्वर से मिलाते हैं, ह्रस्व ओ से मिलाते हैं तो भी ओ हो जाएगा। और यदि अ या आ को हम दीर्घ स्वर ऊ से मिलाते हैं तो भी हमारा उत्तर ओ में ही आएगा। इसके लिए हम एक उदाहरण समझते हैं। जैसे पर जमा में उपकार, क्या बना? परोपकार। अब यहाँ पर र व्यंजन में से हम स्वर अलग कर लेते हैं और उधर दूसरे वाले शब्द में से ऊ स्वर अलग कर लेते हैं तो हमने क्या देखा? अ और ऊ के मिलान से इन दोनों वर्णों को हटाकर हम ओ रख देंगे। ओ क्या परिवर्तित हो जाएगा? अ और ऊ वर्ण जो है। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। पर जमा में उपकार, क्या बना? परोपकार बन गया। अब यदि हम इनमें से अलग अलग हम समझने के लिए इनमें से अगर हम वर्णों को स्वरों को अलग करके देखें तो क्या आएगा? यदि र व्यंजन में से हम स्वर अलग कर देते हैं, ए अलग हो गया। उस उधर से दूसरे वाले शब्द में से उपकार में से हम ऊ वर्ण को अलग कर देते हैं और नियम हमारा क्या कहता है? अ और ऊ मिलकर ओ हो जाएंगे।
तो इसके बाद हम देखेंगे र में ओ की मात्रा लगाएंगे तो रो आ जाएगा और पूरा शब्द हुआ परोपकार। एक और उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे महा जमा में उत्सव, क्या बना? महोत्सव। अब ये महोत्सव कैसे बना? हमने ह वर्ण में से आ स्वर अलग कर दिया और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? उ। हमने आ और उ इन दोनों के स्थान पर ओ को रख लिया है और हम यदि ह में ओ की मात्रा लगाएंगे बनेगा हो और पूरा शब्द बना महोत्सव। गुण संधि का तीसरा नियम समझते हैं हम। तीसरा नियम क्या कहता है? यदि अ और आ के बाद री आ जाए तो दोनों के स्थान पे अर हो जाता है। यहाँ पे अर देखिए, र जो है हलंत है और जो हलंत वाला र है अर्ध रूप में है और जो अर्ध र होता है वो शीर्षस्थ जाता है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। तो इसमें उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे राज जमा में ऋषि, क्या हुआ? राजर्षि। तो अब इसमें उदाहरण देखिए, राज में से हम यदि अ स्वर को अलग कर लेते हैं और उधर री स्वर को अलग कर लेते हैं, अ और री मिलकर बना अर। तो यहाँ पर जब हम पूरा शब्द देखते हैं तो राजर्षि जब शब्द लिखते हैं तो ज के साथ अ मिलकर ज को पूर्ण रूप दे देता है और इधर र हुआ वो शीर्षस्थ चला जाएगा। मतलब सिर पर बैठने वाला र जो है वो अर्ध रूप में होता है। तो हमारा राज जमा में ऋषि जब बनाते हैं तो पूर्ण रूप से शब्द हुआ संधि करने के पश्चात राजर्षि। इसी प्रकार से है, राजा जमा में ऋषि करते हैं तो भी वही राजर्षि बनेगा, क्योंकि हमने नियम में क्या देखा है? यदि अ और आ के बाद री आता है तो वो अर में परिवर्तित हो जाता है। गुण संधि को हम अन्य उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, नियम नंबर 1 के अंतर्गत है उदाहरण मृग जमा में इंद्र, मृगेंद्र। गण जमा में ईश, जो हम पीछे भी दोहरा चुके हैं इस उदाहरण को, गणेश। महा जमा में इंद्र, महेंद्र। रमा जमा में ईश, रमेश। नियम नंबर 2 के उदाहरण है पर जमा में उपकार, परोपकार। नव जमा में ऊढ़ा, नवोढ़ा। नवोढ़ा किसे कहते हैं? जो नव विवाहिता होती है स्त्री। आगे है महा जमा में उत्सव, महोत्सव। गंगा जमा में ऊर्मी, गंगोर्मी। अब नियम नंबर 3 जो हम पीछे भी दोहरा चुके हैं, जैसे राज जमा में ऋषि, राजर्षि, और राजा जमा में ऋषि करते हैं तो भी राजर्षि ही बनेगा। अब हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि क्या है? स्वर संधि का भेद है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था कि स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो पीछे की 2 संधियां हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। कौन कौन सी? दीर्घ और गुण संधि को हम पढ़ चुके हैं। तीसरे नंबर की जो संधि है वो है वृद्धि संधि। इसमें कुल 3 नियम हैं। अब हमारा नियम नंबर 1 क्या कहता है? यदि अ और आ के बाद ए और ऐ है तो वो दोनों वर्ण मिलकर ऐ में परिवर्तित हो जाएंगे। देखिए, आप चार्ट को ध्यानपूर्वक देखिए कि यदि हमने ए का मिलान ए से किया तो भी ऐ ही आएगा, और यदि आ का मिलान हम ए से करते तो भी ऐ ही आएगा। अब इस नियम को, वृद्धि संधि के इस नियम को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक उदाहरण लिया मैंने यहाँ पर, सदा जमा में एव। क्या बना इसका? इसकी संधि क्या हुई? सदैव। अब इसको हम यदि वर्णों को अलग अलग रूप में देखते हैं कि ये नियम कैसे परिवर्तित हुआ, ध्यानपूर्वक देखिए। यदि हमने क्या बताया था मैंने आपको कि 2 शब्द होते हैं जिसमें से संधि विच्छेद के समय 2 शब्द हैं हमारे पास। यदि पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले शब्द का पहला वर्ण मिलते हैं तो उसमें जो विकार या परिवर्तन होता है उसी को संधि कहा जाता है। अब देखिए, पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? द में आ है तो आ वर्ण हुआ, और दूसरे वाले शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ए। अब ये नियम क्या कहता है हमारा कि यदि हम इन दोनों को मिलाते हैं आ और ए से, इन दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, द अर्ध रूप में है, ए है। अब इस ए को हम द के साथ मिलाएंगे तो ये मात्रा के रूप में चला जाएगा और बन जाएगा सदैव।
सदैव संधि विच्छेद क्या होगा, सदा जमा में एव। अब एक और उदाहरण देखो, दूसरी तरफ परम जमा में ऐश्वर्य, क्या बना, इसकी संधि क्या हुई, परमेश्वर्य। ये इसी प्रकार से बना, हमने प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अलग किया और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण हमने अलग किया, दोनों को मिलाया हमने, इन दोनों को हटाकर उसके स्थान पर हमने ए रख दिया है। तो संधि विच्छेद बना परम जमा में ऐश्वर्य और इसकी संधि हुई परमेश्वर्य। चार्ट दिखाया था जिसको वर्णों को लिखने का एक क्रम निर्धारित बताया था आपको। तो जो ऊपर वाले वर्ण है, ए और आ के साथ जो ऊपर वाले वर्ण थे वो तो हमारे आगे दीर्घ और गुण संधि में, और जो नीचे वाले जो वर्ण है चार्ट के अनुसार वो आ जाएंगे वृद्धि संधि में। तो हमने ए और आ के साथ हमने नीचे वाले वर्ण लिए हैं संधि में। नियम नंबर 1 में हमारा क्या हुआ, यदि ए और आ के बाद ए और ए आ जाता है तो वो ए में परिवर्तित हो जाता है। अब नियम नंबर 2 हमारा क्या कहता है, यदि अ और आ के बाद ओ और औ आ जाता है तो वो औ में ही परिवर्तित हो जाता है। इसको उदाहरण के माध्यम से समझिए, जैसे वन जमा में औषधि, तो क्या बना, इसकी संधि क्या हुई, वनौषधि। अब इसको हम अलग अलग रूप में समझेंगे, जैसा हम पीछे भी करते आए हैं, वही पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे वाले शब्द का प्रथम वर्ण, हमने इनको अलग अलग कर लिया, अ और ओ आ गया हमारा। तो अब हम इन दोनों को अलग करते हैं, अ और औ को, तो उत्तर आया हमारा औ। तो वन जमा में औषधि, संधि हुई हमारी वनौषधि। इधर दूसरी तरफ देखिए आप, परम जमा में ओजस्वी। अब इधर दूसरी तरफ देखिए, हमारा है परम जमा में ओजस्वी, परम ओजस्वी, परमोजस्वी। तो इसमें इसी प्रकार से हमने वर्णों को अलग किया, दोनों को मिलाया और उन दोनों वर्णों के स्थान पर हमने जो हमारा नियम कहता है ए और ओ के स्थान पर औ आ गया। तो इस प्रकार से हमने इस नियम में देखा, अ और आ के बाद यदि ओ और औ का किसी भी स्वर से मेल होता है तो उत्तर हमेशा हमारा औ ही आएगा। अब वृद्धि संधि के कुछ अन्य उदाहरण देखिए, एक जमा में एक, एक, तथा जमा में एव, तथैव, मत जमा में एक, मतक्य, महा जमा में ऐश्वर्य, क्या बना, महेश्वर्य, दंत जमा में ओष्ठय, दंतोष्ठय। तो यहाँ पर आप उदाहरण में देखिए, त के बाद क्या है, अह और ओ का मेल से औ में परिवर्तित हो रही हैं। जैसे महा जमा में ओजस्वी, महोजस्वी, है के साथ क्या है, आ, और दूसरी तरफ दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ओ, तो बना औ में परिवर्तित हो गए। परम जमा में औषध, परमौषध, महा जमा में औषध, क्या बना, महौषध। तो आपने देखा ना कि ये नियम किस प्रकार से परिवर्तित हो रहे हैं। अब हम स्वर संधि का चौथा भेद यण संधि समझते हैं। यण संधि में पहला नियम क्या कहता है, यदि ई और ई के बाद असमान स्वर आ जाए, असमान मतलब कि कोई भी, चाहे अ हो, आ हो, ई हो, इससे लेकर औ तक यदि कोई भी स्वर आ जाए तो ई और ई के स्थान पर यह हो जाता है, यह हलंत। ध्यान रखना इस चीज का, यह भी अर्ध रूप में आता है कि हम क्या करेंगे कि यदि ई और ई के बाद कोई भी स्वर आ जाता है तो हम ई और ई के स्थान पर यह रखेंगे और जब दाहिनी तरफ जो भी स्वर आता है हमारा उसकी हम मात्रा लगाएंगे, उस स्वर को हम सिर्फ और सिर्फ मात्रा के रूप में लगाएंगे। तो इसका एक उदाहरण देखिए, यदि जमा में अपि, क्या बना, यद्यपि। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं नियम क्या कहता है कि हमने पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण जो है ई अलग कर दिया है और उधर से दूसरे वाले स्वर को हमने अलग कर दिया है अ। अब नियम क्या कहता है, यदि ह्रस्व या दीर्घ में से कोई भी वर्ण आ जाए, ई या ई में से कोई भी आ जाए, या ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, तो हम उसके स्थान पर यह रखेंगे। यह भी कौन सा, हलंत, हर अर्ध रूप में, यह हमारा अर्ध रूप में आएगा। अब आगे देखिए, हमने ई के स्थान पर यह रख दिया है और अब द में यह, द के बाद क्या आया, य के साथ हम अ मिला देंगे तो यह क्या हो गया, पूरा हो गया। तो जो पूर्ण रूप बना द अर्ध रूप में रहा और य के साथ हमने अ मिलाया, यह पूर्ण रूप में हो गया है, तो पूरा शब्द बना यद्यपि। आगे देखिए,
एक और उदाहरण है सखी जमा में आगमन। क्या बना ये शब्द? सख्यागमन। कैसे बना? तो हमने सखी में से ई स्वर को अलग कर दिया और उधर दूसरे शब्द में से आ स्वर को अलग कर दिया। अब नियम क्या बताया था मैंने ऊपर? यदि ई या ई आ जाए तो उसके स्थान पर यह हुआ और यह के साथ आ की मात्रा लगाएंगे, हम बना या। और इधर से सखी में से हमने ई स्वर को अलग कर लिया था, स्वर के अलग होते ही वो अर्ध रूप में आ गया। तो यहाँ पर ख अर्ध रूप में हुआ और य के साथ आ की मात्रा लग के वो पूर्ण रूप में हो गया। ये बन गया हमारा पूरा शब्द सख्यागमन। अब यण संधि का दूसरा नियम देखिए। दूसरा नियम क्या कहता है? यदि ऊ और ऊ के बाद असमान स्वर, जैसा हमने पीछे किया ना कि कोई भी स्वर आ जाए, ऐसे लेकर औ तक कोई भी स्वर आ जाए, उसकी हमें सिर्फ मात्रा लगानी है और ऊ के स्थान पर हमें व लिखना है, वो भी अर्ध रूप में। यहाँ पर एक इसका उदाहरण देखिए, जैसे सु जमा में आगत है, क्या बना? स्वागत। ये तो हमें याद है कि सु जमा में आगत हम स्वागत लिख देते हैं, लेकिन इसका नियम क्या है? स में ऊ है और आगे इधर दूसरी तरफ आ है, तो आ की तो हम क्या लगाएंगे? सिर्फ और सिर्फ मात्रा लगानी है। और परिवर्तित क्या होगा वर्ण? ऊ के स्थान पर व परिवर्तित हो जाएगा। अब व क्या है? अर्ध रूप में है और व के साथ आ मिल जाएगा तो बन जाएगा वा, और इधर से स के साथ हमने ऊ अलग कर दिया था तो स क्या हो गया? अर्ध रूप में हो गया। तो हमारा पूरा शब्द बना स्वागत। सु जमा में आगत, स्वागत। एक और उदाहरण देखो, जैसे वधु जमा में आगमन, क्या बना? वध्वागमन। तो यहाँ पर इसमें वधु में से ध में से ऊ अलग कर दिया है और ऊ के स्थान पर क्या बन गया? व बन गया। व के साथ आ की मात्रा लग गई है तो और ध जो है वधु में से ध में से ऊ अलग कर दिया था, वो परिवर्तित हो गया, लेकिन ध क्या रह गया? अर्ध रूप में रह गया, तो वो आधा ही लिखा जाएगा नीचे। तो क्या हो गया? पूरा शब्द वध्वागमन। व के साथ आ मिल गया तो वा बन गया, ध अर्ध रूप में हो गया, बाकी शब्द जो के त्यों है, बाकी जो वर्ण है जो के त्यों है। तो हमारा जो संधि है वधु जमा में आगमन, वध्वागमन बनी। अब यण संधि का नियम नंबर 3 क्या कहता है? यदि री के बाद असमान स्वर आए तो री के स्थान पर र हो जाता है। र भी कौन सा? अर्ध रूप में। और बाईं तरफ यदि री है और उसके बाद अगर कोई भी स्वर है तो स्वरों की क्या लगेगी? मात्रा लगेगी, लेकिन री किस में परिवर्तित हो जाएगा? र में। जैसे पितृ जमा में अनुमति, क्या बना? पितृनुमति। यहाँ पर त में क्या है? री की मात्रा है और उधर अस्वर है। यहाँ पर जो री स्वर है वो किस में परिवर्तित होगा? र में। अब यहाँ पर देखिए, ये कुछ भिन्न हो गया है, इसको समझाने का प्रयास करूंगी मैं। क्या है यहाँ पे? त और र, त्र कैसे बने? क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ पर त्र क्या है? एक संयुक्त व्यंजन है जो कि किस किस के वर्णों के मेल से बनता है? त जमा में र के मेल से। तो यहाँ पे त्र बन गया, त्र भी अर्ध रूप में है और इधर अ उसके साथ मिलेगा तो त्र पूरा हो जाएगा। तो हमारा जो पूर्ण शब्द बना वो बना पितृनुमति। अब दूसरा है मातृ जमा में आनंद, मात्रानंद। तो यही वही नियम है जो हमें दोहराया था, जिस शब्द को त में री की मात्रा है और वही त और र मिलके त्र बन जाएंगे और त्र में आ की मात्रा लगी, त्रा बन जाएगा और पूरा शब्द हुआ मात्रानंद। अब यण संधि को हम अन्य उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो तीनों नियम हैं ये मैंने लिख दिए हैं, ध्यान से देखिए। यदि ई या ई आए तो यह स्वर में परिवर्तित होगा और ऊ आ जाए तो व स्वर में परिवर्तित होगा और री आ जाए तो र स्वर में। ये हुआ हमारे पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे वाले शब्द के प्रारंभ में जो भी वर्ण आएगा उसकी हमें सिर्फ और सिर्फ मात्रा देखनी है। यहाँ पर मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं, इन उदाहरणों को देखते हैं और आप अपनी एक बार कॉपी पेन लेकर बैठिए और उसमें देखिए कि ये वर्ण जिस प्रकार से मैंने पीछे वाली स्लाइड में जो वर्णों को आपको दिखाया था, जिसमें वर्णों को अलग अलग मात्राओं को मैंने अलग अलग करके दिखाया था, आप रफ कॉपी में एक बार उसी प्रकार से इन वर्णों को लिख कर देखिए ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। क्या है? अभी जमा में अंतर, क्या बना? अभ्यांतर। अति जमा में अधिक,
अत्यधिक, नदी जमा में अर्पण, नद्यर्पण। अब आप ये देखिए रफ कॉपी में ये लिख के देखो कि ये द में ई की मात्रा है। अब हमने ई की मात्रा किस में बदल जाएगी, य में परिवर्तित हो जाएगी और यहाँ पर द अर्ध रूप में हो जाएगा। जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे ना देखकर कि कौन सा वर्ण किस में परिवर्तित हो रहा है और ये पूर्ण जब शब्द हमारे सामने आ रहा है तो ये किस प्रकार से आ रहा है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जितने भी मैंने यहाँ पर उदाहरण आपको दिए हैं इन सभी उदाहरणों को अलग अलग कर कर वर्णों को अलग अलग कर कर आप एक बार कॉपी में लिखकर जरूर देखिए। देवी जमा में अलंकार, देव्यलंकार। वी जमा में आप्त, व्याप्त। अति जमा में आचार, अत्याचार। देवी जमा में आगमन, देव्यागमन। अति जमा में उत्तम, अत्युत्तम। नी जमा में ऊन, न्यून। प्रति जमा में एक, प्रत्येक। अनु जमा में अय, अन्वय। अनु जमा में एषणा, अन्वेषणा। मातृ जमा में आज्ञा, मात्राज्ञा। अब यहाँ पर देखिए त में री की मात्रा है तो ये वाला उदाहरण मैं पीछे भी दे चुकी हूँ। मुझे आशा है कि आप सब ये उन उदाहरणों को लिखकर एक बार रफ कॉपी में ज़रूर देखेंगे, तब आप ये जानेंगे कि कौन सा नियम किस प्रकार से परिवर्तित हो रहा है। अब हम करेंगे स्वर संधि का 5वां और अंतिम भेद, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या है कि यदि ए और ऐ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो वो ए के स्थान पर ऐ और ऐ के स्थान पर आय हो जाता है। आप नीचे देखिए उदाहरण में जो मैंने ए के नीचे एरो लगाया हुआ है, ऐ में परिवर्तित हुआ, यह भी अर्ध रूप में, और एक आय में परिवर्तित हुआ। अब इनको हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जब पहले हम ए लेते हैं, ए की मात्रा क्या होती है, शीर्षस्थ रेखा के ऊपर एक मात्रा, और अ की मात्रा क्या होती है, शीर्षस्थ रेखा पर 2 मात्राएं। तो अब देखिए नयन है, इसका संधि विच्छेद किया हमने, क्या बना, ने जमा में अन। अब नियम क्या कहता है, हमने ने में से स्वर को अलग कर लिया है, ए अलग कर लिया। नियम क्या बोला कि ए के स्थान पर क्या बनेगा, आई लगेगा, और दूसरी तरफ जो हमारा स्वर आ रहा है उसका क्या बताया था मैंने आपको, स्वरों की मात्राएं लगेंगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है वो हमारे पहले वाले शब्द के अंतिम वर्ण में परिवर्तन हो रहा है, और दूसरे वाले शब्द का जो प्रथम वर्ण है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें मात्रा लेनी है वहाँ की। तो ने के बाद हमने ने में से ए अलग किया, ए से अय बना। अब देखिए यहाँ पर अय है तो न के साथ अ मिल गया, क्या बन गया, न पूरा हो गया, और य के साथ अ मिल गया तो य पूरा हो गया, और न लास्ट वाला न जो का त्यों, शब्द हुआ हमारा नयन। अब हम ए का उदाहरण लेते हैं। अय में क्या है कि एक उदाहरण है नायक, इसका संधि विच्छेद किया हमने, क्या बना, नई जमा में अक बना, वो शब्द हो गया पूरा नायक। अब अय में से क्या बना हमारा, पीछे आप देखो, ऊपर देखो एरो में क्या दिखाया गया है, ए बना अय में और अय बना आय में, तो आय यहाँ पर लग गया। अब नए के साथ आ लगा तो क्या बन गया, ना। य के साथ अ लगा तो क्या बन गया, य, और पूरा शब्द हुआ नायक। नायक का संधि विच्छेद क्या हुआ, नए जमा में अक, और इसकी संधि हुई नायक। अब अयादि संधि का हम दूसरा नियम देखते हैं। नियम नंबर 2 क्या कहता है, यदि ओ और औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ओ के स्थान पर अव और औ के स्थान पर आव हो जाता है। यहाँ पर देखिए ये एरो दिखाई दे रहे हैं आपको, ये तीर के निशान दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए ओ हुआ अव में और औ हुआ आव में। अब इसका उदाहरण दोनों का ही हम उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे एक शब्द है हवन, इसका संधि विच्छेद किया हमने, हो जमा में अन, तो ह में से ओ अलग किया, ह अर्ध रूप में हो गया, ओ हमारा किस में बदला, अव में परिवर्तित हो रहा है। तो नीचे देखिए ह के साथ अ मिल जाएगा तो ह पूरा हो जाएगा, व के साथ अ मिल जाएगा तो व पूरा, और न पूरा शब्द बना हवन। अब हम औ का उदाहरण देखते हैं, क्या है, पौ जमा में अक, क्या बना, पावक। अब यहाँ पर देखिए हो में तो क्या था, जो ओ की मात्रा है, और ओ की मात्रा कैसे आती है, खड़ी पाई के साथ शीर्षस्थ रेखा के ऊपर एक मात्रा, और यहाँ पर औ की कैसी मात्रा होती है, खड़ी पाई के साथ शीर्षस्थ रेखा के ऊपर 2 मात्राएं।
जैसे बना पौ जमा में अक, बना पावक। अब यहाँ पे प में से हमने औ की मात्रा अलग कर दी। औ किस में परिवर्तित हुआ? आव में हुआ। औ क्या बोलता है? मैं तो हट जाता हूँ, और उसके स्थान पर आव आ जाता है। तो यहाँ पर प के साथ आ की मात्रा लगाई, बना पा। व के साथ अ बनाया, व पूर्ण रूप में हो गया, और क। तो यहाँ पर हमने पावक की संधि विच्छेद क्या थी? पौ जमा में अक, और इसकी संधि शब्द बना पावक। तो यहाँ पर देखिए अयादी संधि के उदाहरण देखिए। यदि ए हो तो अय में परिवर्तित होगा, जैसे पीछे बताया है। ऐ हुआ तो आय में ओ है अव, और औ है तो आव में परिवर्तित हो रहा है। जैसे शे जमा में अन है, शयन बना। चे जमा में अन है, चयन बना। अब मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप इनको अपनी एक रफ कॉपी में एक बार इन वर्णों को अलग करके जरूर देखना, तभी आपके अच्छे से समझ में आएंगे कि जैसे पीछे मैंने आपको वर्णों को अलग अलग रूप में करके समझाया था, तो किस रूप में, पूर्ण रूप में संधि उनकी कैसे होती है ये पता लग जाएगा। जैसे नई, नए जमा में अक है, नायक। पो जमा में इत्र है, पवित्र। भौ जमा में उक है, भावुक। नौ जमा में एक है, नाविक। तो इसके हमने अयादी संधि के उदाहरण समझे। शुरू में इस चार्ट की ओर देखिए। इस चार्ट में क्या है? ए और आ स्वर अलग किए। फिर हमने क्या किया? ई उ री। फिर उसके ठीक नीचे वाली लाइन में मैंने क्या लिखा? ए ऐ ओ औ। अब आप ये चीज देखो कि दीर्घ संधि में जो संधि का एक भाग है, दीर्घ संधि में हमने 3 परिवार लिए थे। हमने कौन कौन सा परिवार लिया? हमने आ ई उ लिया। हमने फिर उसके बाद दूसरा भेद था हमारा गुण संधि। गुण संधि में हमने ऊपर वाली लाइन ली, ए और आ के साथ मिलान किया हमने ऊपर वाली लाइन का। फिर आया हमारा वृद्धि संधि। क्या किया हमने? अ और आ को हमने नीचे वाली लाइन से मिलान किया। फिर आई हमारी यण संधि। यण संधि में क्या हुआ? हमने फिर से ऊपर वाली लाइन को लिया, लेकिन इसकी अब की बार हमने क्या हुआ? अ और आ को छोड़ दिया, ऊपर वाली लाइन के वर्ण लिए हमने। फिर हमारा आता है स्वर संधि का 5वां भेद। कौन सा भेद है? अयादी संधि। अयादी संधि में हमने क्या लिया? अ और आ को फिर से छोड़ दिया, और हमने क्या ले लिया? नीचे वाले वर्ण ले लिए। समझ में आया ना? ये चार्ट मैंने आपको किस लिए बताया था? ताकि आपको संधि के 5 भेद आराम से याद हो जाए, कि हमारे सारे नियम एक दूसरे में मिले ना, ताकि हमें ये याद रहे कि ऊपर वाली लाइन में कौन कौन से वर्ण हैं, वो हमें कौन सी संधि में लेने हैं, नीचे वाली लाइन में कौन से वर्ण हैं, और हमें कौन कौन से वर्ण कौन सी संधि में मिश्रित करने हैं। आशा है संधि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।